अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इमरान खान का पिंडी की तरफ पड़ाव क्या रंग लाएगा? पिंडी पहुंचने से पहले क्या इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और हुकूमत कैसे निपटेगी? इमरान खान साहब की डिमांड्स क्या होंगी? क्या इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च इनकलाबी इम्पैक्ट ला पाएगा? ये सारे सवालात हैं जिसका आगाज़ आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊँ। हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार है, कॉलमिस्ट हैं। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मेजर जनरल समरेज सालिक साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ सलमान आबिद साहब आपसे कर लेते हैं। ये इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी जो पिच चल रही है, ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, स्लो है। अब एक बार फिर से तेज़ी आई है तारीख और पहुंचने के पिंडी। ये एक तो पिंडी का जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये पिंडी क्या है, क्योंकि इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म हाउस तो इस्लामाबाद में है। अब फिर पिंडी का नाम बार बार पिंडी पिंडी कहा जा रहा है। उसकी ये थोड़ी सी वजूहात बताएं कि ये पिंडी क्यों सिंबॉलिकली क्यों कहते हैं कि पिंडी पहुंचेंगे। पाकिस्तानी सियासत में पिंडी की बड़ी अहमियत है और कहा जाता है कि असल फैसले तो पिंडी में ही होते हैं। तो जब आप सारे फैसले पिंडी में करते हैं तो यकीनी तौर पे उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। और एक ऐसे मौके पे जब आर्मी चीफ की तकरीरी का नाम जो है उसके ऊपर एक हतमी शक्ल दी जानी है और उसमें बेशुमार किस्म की क्यासे आराइयाँ हो रही हैं और कल रात भी बेशुमार अफवाह साजी जो है मुख्तलिफ अंदाज में सामने आती रही हैं, तो इस लिहाज से पिंडी की अहमियत तो है। और आप देखिए इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, अमूमी तौर पे कहा जा रहा था कि ये दो नुकात के ऊपर बेस करता है। एक नुकता जो है वो आर्मी चीफ की तकरीरी पर है और उस पर वो अपनी रिजर्वेशन शेयर करते रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। और फिर उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ की वो एक्सटेंशन कह लें, रिटेन कह लें, उसकी भी ऑप्शन सामने रखी थी ताकि नई मुंतखब हुकूमत जो है वो अपना आर्मी चीफ मुंतखब कर सके। और दूसरी बात जो उनका बड़ा बुनियादी मुतालबा हमेशा से वो कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन के ऊपर हम आप जाना चाहते हैं। जी सलमान आबिद साहब, आप लगा दें और जो भी मैं उसको काबिल कबूल अपना कबूल करूंगा। और खुद फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जो भी फैसला होगा वो पीटीआई का को मंजूर होगा। तो लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग भी शायद उनको अंदर आई है कि आर्मी चीफ के मामले में उन्हें अपनी पोजीशन जो है वो बैकफुट पे रखनी है और अब बहुत ज्यादा मसाइल नहीं पैदा करने। और लगता है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा जिसका भी नाम का तय होता है या रिटेन होता है तो उस पर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना तहफुजात शेयर नहीं करेगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात के हवाले से पसे पर्दा कुछ बातचीत तो चल रही है। लाहौर में पिछले दिनों जब सदर ममलिकत आए थे डॉक्टर आरिफ अलवी, आप भी उसमें मौजूद थी, मैं भी मौजूद था, और हमने जब सवालात किए थे तो उनकी बातों से भी लग रहा था कि ये एक एजेंडे के ऊपर तो पॉइंट डिस्कशन में है, लेकिन इसको हतमी शक्ल दी जाती है नहीं दी जाती है आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि इमरान खान का ये मुतालबा भी माना जा सकता है या नहीं माना जाएगा। लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि जिस तरह का पाकिस्तान का इस वक्त का पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये शायद अक्टूबर 2023 तक इतना लंबा कंटिन्यू ना किया जा सके। बहरहाल हमें इलेक्शन की तरफ जाना लेकिन होगा। असल सवाल तो यह है कि हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च के प्रेशर में आकर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करती है या नहीं, ये इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, ये भी देखिए डिपेंड करता है कि इमरान खान कितनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद जाते हैं ना। जी, ये तादाद होगी तो कोई इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज तो इम्पैक्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। मेजर जनरल साहब हमारे साथ हैं, मेजर जनरल समरेज सालिक साहब। मेजर साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये अहम अपॉइंटमेंट का मामला है और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, नाम सामने आने वाले। सलमान आबिद साहब ने मेरे हाल में खुल के बता दिया कि दो इमरान खान साहब की रिजर्वेशन थी। वैसे आईनी कानूनी तौर पर जवाज़ नहीं है किसी किस्म की रिजर्वेशन का, लेकिन उनकी रिजर्वेशन है। और वो इस पर क्या कहते हैं कि पॉलिटिकली इस तरह से होना चाहिए कि एक ऑपोजिशन लीडर का इस तरह एक अहम अपॉइंटमेंट का, जो कि सुप्रीम कमांड कह सकते हैं आप, तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना। आलिया देखें, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की अपॉइंटमेंट को पोलिटिसाइज करके ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान को की जागसाई करवा रहे हैं। इंडिया जो है वो भी इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहा है, उनको तो कोई मौका चाहिए होता है। प्रोफेशनल आर्मी है जिसने कि बहुत अच्छा डिलीवर किया है
पर्टिकुलरली रिसेंट पास में ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर थी और विद सपोर्ट ऑफ नेशन, तो इसमें एक इनबिल्ट सिस्टम है जहाँ पे प्रमोशंस होती हैं और जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का को जो प्रमोट किया जाता है, ऑल्दो ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, बट एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसको पोलिटिसाइज करना जो है वो आर्मी के मोराल को अफेक्ट करेगा, पाकिस्तान की इमेज को अफेक्ट करेगा और आर्मी में प्रोफेशनलिज्म को अफेक्ट करेगा। तो मेरे नजदीक तो ये गैर मुनासिब, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन मेजर साहब, जहाँ पे ये सवाल उठाया जाता है कि अभी यहाँ पर भी कुछ है कि कानून में गुंजाइश मौजूद है कि अगर हम मेरिट को बुनियाद बना के रखा जाए सामने, तो फिर ये भी जो सियासत है ये भी दफन हो जाएगी जिसके ऊपर हम कर रहे हैं कि किसको बनाएं किसको नहीं, कि अगर मेरिट को सामने रखा जाए तो क्या इसमें गुंजाइश मौजूद है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो कंसिडरेशंस हैं वो टोटल प्रोफेशनल और नेशनल इंटरेस्ट की होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि प्रोफेशनल आर्मी है, इट हैज टू बी लेड बाय द मोस्ट कॉम्पिटेंट जनरल हु इज अवेलेबल, तो उस लिहाज से तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से मोस्टली हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं अगर हम माजी में जाएं तो नेशनल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो फिर उस सूरत में मेरा ख्याल है कि गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। जी राइट। अजीम चौधरी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, जो सियासी फायदा नुकसान किसका है, और खासकर आप ये बताएं कि नए आर्मी चीफ से इमरान खान साहब खतरा क्यों महसूस कर रहे हैं, इसका समझ में नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये हमारी बदनसीबी है कि हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो इंतहाई मुनज़्ज़म है, जिसमें चेन ऑफ कमांड है, जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें एहतसाब है। उनके कुछ एक्ट्स के बारे में माजी के हवालों से तनकीद की जा सकती है, लेकिन जब इस बात का फैसला हो जाए, ऐलान कर दिया जाए, रास्ता मुतय्यन कर दिया जाए कि वो गलती जो माजी में हुई वो आइंदा नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि वो नहीं होगी, इसलिए कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। जहाँ तक मामला इसमें मेरिट का है, अगर फर्ज कीजिए, ये साहब हमारे साथ फौजी भाई हैं, मुझसे बिल्कुल बता सकेंगे कि अगर किसी बैच में 100 सेकंड लेफ्टिनेंट आए तो वो सारे के सारे कैप्टन नहीं बन जाते, वो सारे के सारे मेजर नहीं बन जाते, वो सारे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन जाते, वो सारे ब्रिगेडियर नहीं बन जाते, वो सारे मेजर जनरल नहीं बन जाते, वो सारे लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन जाते। और जो प्रमोशंस होती हैं तो लोग जो हैं वो कम होते चले जाते हैं, बेस बड़ी होती है और जनरल तक पहुंचते पहुंचते चंद लोग रह जाते हैं। इसलिए जिस मेरिट की बात इमरान खान साहब एक खास जाविये के हवाले से कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी में उस तरह मुमकिन नहीं होता। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान आर्मी का कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल इस काबिल है, इस बासलाहियत है कि वो पाकिस्तान की फौज की कमांड को संभाल सके। अगर 5-5, 6-6, 7-7 लोगों को छोड़कर नीचे से बनाया गया है माजी में, तो इससे ये बात साबित हो चुकी कि ऐसे लोग मालूम आर्मी में तो जो 6-7वें नंबर पर भी हों तो वो पाकिस्तान की फौज की कमांड को संभाल सकते हैं। और फौज किसी एक फर्द या एक ओहदे का नाम नहीं है। जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की, ये चेन ऑफ कमांड है और इसमें कमांड को बहुत ज्यादा इख्तियार मौजूद होता है अपने डिसिप्लिन के हवाले से, अपने फैसलों के हवाले से। पाकिस्तान की आर्मी दुरुस्त है कि 3 दफा 4 दफा बरसरे इक़्तिदार रही, उसकी पॉलिटिक्स में मुदाखलत रही, लेकिन क्या पाकिस्तान की आर्मी ने इस खुद किसी से गुजारिश की थी कि वो पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में कोई इजाफा कर दे या कोई तरमीम कर दे या कोई तनसीख कर दे? अगर ये कानून न बनता कि आईएसआई पॉलिटिकल मामलात को देखेगी तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा ना होती।
और अगर हम ये चाहते हैं कि ये सूरत हाल आइंदा ना हो, तो आप उस कानून को तब्दील कर दीजिए, और फिर उस कानून को तब्दील करने के बाद जो शख्स उसको वायोलेट करेगा वो पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन के तहत सजा का मुस्तहिक होगा। अच्छा, इसमें प्राइम मिनिस्टर का क्योंकि जवाबदेही इख्तियार है अजीम चौधरी साहब, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो तासुर इस वक्त आ रहा है कि कोई जाती पसंद नापसंद का भी मामला हो सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा है? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं है, लेकिन शायद इमरान खान साहब को डर है, खौफ है कुछ लोगों से कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे तो शायद कोई ऐसा मामला हो जाएगा जिसे वो पसंद नहीं करते। जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर मौजूद हों और आप फैसला साजी में कुल इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो किसी एक शख्स की ख्वाहिश पे नहीं बताया जा रहा, वो ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन आती है, गैदर होती है, चेक होती है, रीचेक होती है, काउंटर चेक होती है, और फिर वो ऊपर की सतह पर बताई जाती है। इस हवाले से अगर वो उस वक्त उन चीजों को सुन लेते तो ना आज घड़ी का मामला होता, ना चोर चोर के नारे लग रहे होते, ना उनके खानदान पर और खानदान की औरतों पर कोई उंगली उठा रहा होता, ना उनके निजाम हुकूमत पर कोई निशानदेही कर रहा होता, ना बुजदार साहब के बारे में बात की जा रही होती। खान साहब ने आंखें बंद करके अगर कुछ ऐसे फैसले किए कि जिनके नतीजे में वो आज ये समझते हैं कि वो फैसले जो उन्होंने उस वक्त किए थे उनका रद्द-ए-अमल आएगा, तो मेरा ख्याल है रद्द-ए-अमल भी नहीं आएगा। जो भी शख्सियत पाकिस्तान की आर्मी चीफ बनेगी वो यकीनन बहुत ज्यादा अपने एतमाद के साथ और अपने वक़ार के साथ अपने ओहदे को लेकर चलती है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। हाँ, लेकिन ठीक है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा आर्मी चीफ जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ अपनी पसंद से लगाते हैं, तो वो तो या नवाज शरीफ साहब की शायद उनकी दानिस्त में ये है कि नवाज शरीफ साहब की कोई राय यहाँ पे अकाउंट की जा रही है, तो वो समझते हैं कि सबसे पहले तो नवाज शरीफ आर्मी चीफ को कहें कि इमरान खान को फारिग कर दो। सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ आर्मी चीफ को कहेंगे इमरान खान को फारिग कर दो, तो जो भी आर्मी चीफ होगा वो नवाज शरीफ की बात क्यों मानेगा? इमरान खान साहब को ये खौफ क्यों है? एक गलतफहमी हमारे सियासतदानों के अंदर हमेशा रहती है, वो ये समझते हैं कि जिसको भी हम आर्मी चीफ बनाएंगे ना वो हमारे मुताबिक चलेगा, हमारे मुताबिक फैसले करेगा, हमारे मुताबिक डिसीजन लेगा। अच्छा, ये भट्टो साहब से लेके इमरान खान तक आ जाएं, खुद नवाज शरीफ ने भी 3 आर्मी चीफ लगाए थे और इमरान खान तो खुद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाले थे, फिर उनकी हुकूमत भी गई। तो इसलिए जो आर्मी चीफ होता है ना वो किसी फर्द के मातहत नहीं होता, वो अपने इंस्टीट्यूशन को जवाबदेह होता है और इंस्टीट्यूशन के मातहत काम करता है। इसलिए ये कोई जिसको मर्जी लगा दें आर्मी चीफ, अगर कोई ये समझता है ना कि वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करेगा या वो इमरान खान के फैसलों के आगे चलेगा या नवाज शरीफ के फैसलों को लेकर चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान में रखिए, ये हमारे तमाम सियासतदान गलती करते हैं, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाते हैं और ख्याल ये होता है कि वो हमारे मफादात के लिए काम करेगा। आगे जाके पता चलता है कि उनका हुकूमत के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ टकराव पैदा हो जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि देखिए ये सिर्फ इमरान खान का तो मसला नहीं है, जैसे अजीम साहब ने कहा, ये तो पाकिस्तान के हर वजीर आजम का मसला रहा है। वो अपने आर्मी चीफ को रखते वक्त अपनी पसंद ना पसंद तो देखते हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अभी भी आप देखिए कि जो डिस्कशन चल रही है उसमें जिसको जो सूट करता है उसी के मुताबिक ही लेके आएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी आएगा वो अपने इंस्टीट्यूशन को लीड करेगा, वो किसी पार्टी को लीड नहीं करेगा। एक बात ध्यान में रखिए, एक हमारे यहाँ जो गलतफहमी पाई जाती है ना आर्मी चीफ के बारे में, एक तो ये हमारी वजाहत हो जानी चाहिए। एक बात दूसरी बात जी नेक्स्ट पॉइंट आप दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और बात हो रही है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सियासत क्यों हो रही है और किसको ख़तरा है, किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख, जैसे सलमान आबिद साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख इससे बरक्स है। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि अगर किसी ने मेरिट से हट के भी या किसी को अपनी पसंद से भी लगाया तो वो उसको सियासी तौर पर नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। मुशर्रफ की रीसेंट मिसाल हमारे सामने है, ये बच्चा जानता है। सलमान आबिद साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं दूसरा पॉइंट ये रेस कर रहा था
कि देखिए ना, जिस अंदाज से, और अजीम चौधरी साहब ने भी कहा और मेजर साहब ने भी कहा, कि जिस तरह से ये सारा मामला पॉलिटिसाइज हुआ है आर्मी चीफ की तकरीरी का, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के हक में तो नहीं है। अच्छा, ये सियासत जो है अगर इमरान खान ने की है तो हुकूमत ने भी की है। यानी आप ख्वाजा आसिफ का बयान सुनेंगी तो वो कुछ और होगा, एहसन इकबाल को सुनेंगी तो वो कुछ और होगा, फलां को सुनेंगी तो वो कुछ और होगा, राना सनाउल्लाह को सुन लें। तो बात यह है कि इसमें एम्बिग्युइटी खुद हुकूमत ने भी क्रिएट की है, यानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं क्रिएट की। उसको पॉलिटिसाइज जो है वो अपने अपने एजेंडे के तहत हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त अमल नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। और अब आर्मी चीफ की तकरीरी का जो नोटिफिकेशन, जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं प्राइम मिनिस्टर के, अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून से हैं, हुकूमत तो इत्तेहादियों की है ना। अब जरदारी साहब जो 3 दिन से बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में और लॉबिंग करते फिर रहे हैं और मशवरा से दे रहे हैं, तो वो भी एक इत्तेहादी हैं, उनका भी मशवरे को आप आसानी से तो नजरअंदाज नहीं करेंगे। फजलुर रहमान भी हैं। तो इसलिए ये कहना कि फैसला सिर्फ शहबाज शरीफ कर लेंगे, शहबाज शरीफ को अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करनी है, उनको एस्टेब्लिशमेंट से भी मुशावरत करनी है, जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके साथ भी वो मुशावरत करेंगे। फैसला अलबत्ता उन्होंने करना है। अगर वो फैसला कर लेंगे तो ये जो एम्बिग्युइटी है ये खत्म हो जाएगी। और मैं अजीम चौधरी साहब की इस बात से मुकम्मल सहमत हूँ। आप देखिएगा कि जो भी नए आर्मी चीफ आएंगे ना जी, आप देखिएगा कि कोई उसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स नहीं करेगा, क्योंकि एक दफा जब फैसला हो गया ना तो फिर लेकिन ये असल में जो शेख रशीद साहब आज कह रहे हैं कि एक तैनाती सब पर भारी पड़ रही है और ये ऐसा फैसला जो गलत हो सकता है वो इंतशार पैदा कर सकता है। मेजर साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें गलत फैसला क्या हो सकता है? अगर कोई भी आएगा, किसी के हक हो, किसी की पसंद हो ना पसंद हो, फिर भी ये तो इदारे के और नेशनल इंटरेस्ट को तो वो सेफ गार्ड करेगा ही, तो फिर ये फैसला क्यों इंतशार बर्पा करेगा? एक तैनाती जो है वो सब पर भारी, ऐसी स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं ये तो क्योस पैदा कर रही हैं। अच्छा देखिए, इससे पहले कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं आपके क्वेश्चन पे, एक चीज मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि मेजर और मेजर जनरल रैंक में बहुत ज्यादा फर्क है। बार बार मुझे मेजर एड्रेस किया जा रहा है, ऑल्दो मैं इन चीजों पे सेंसिटिव नहीं हूँ, लेकिन व्यूअर्स देखेंगे कि शायद मैं बिल्कुल जी आप दुरुस्त कर दीजिए प्लीज, आप दुरुस्त कर दें जी। तो इतना तो नॉलेज आप सबका है कि मेजर और मेजर जनरल रैंक में बहुत फर्क है। जी ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक ये बात जिक्र करना चाहूंगा कि अगर माजी को हम देखें तो हमें हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर है कि हैंड पिक लोगों को इस अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को सबसे ज्यादा सुप्रीम रखा गया। और पिछले दिनों मैं नदीम मलिक साहब के चैनल पे था जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी देखा ये जाता है कि हमारे साथ कौन बेहतर चलेगा। उसके साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको चंद सबक अभी तक सीख लेने चाहिए। पहला सबक ये है कि जो चूंकि प्रोफेशनल आर्मी है, इसके मतलब हाथों पे बहुत कुछ है, सिक्योरिटी के इश्यूज है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स है, इंटरनेशनल मैटर्स है, तो सबसे सुप्रीम जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो तो इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बेहतर है। नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए कि नेशन के लिए या कंट्री के लिए क्या बेहतर है। दूसरा जो सबक बहुत जरूरी है इनके सीखने के लिए कि जिसको इन्होंने हैंड पिक किया वही उनके लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग साबित हुआ। कि जब इशू आया कि वो जो हैंड पिक आर्मी चीफ थे, जब उनके सामने इशू आया नेशनल इंटरेस्ट का या इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट का, तो फिर उसने ये नहीं देखा कि मेरी पसंदीदगी थी या नहीं थी, उसने फिर उसी लेवल पे ऑपरेट किया जिस पे उसे करना चाहिए था। तो इसलिए ये चंद सबक इनको सीखने चाहिए। लेकिन अभी भी जनरल साहब जैसी मुशावरत हो रही है इस वक्त भी, आप देखें कि जैसी मुशावरत, जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, लॉबिंग्स हो रही हैं, अपनी तजावीज़ दी जा रही हैं, तो ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो उसका बेसिक उसके पीछे पर्पज यही है कि पॉलिटिक्स को डेलिब्रेट किया जाए कि कौन बेहतर होगा। जब इस प्रिज्म से हम चीजों को देखते हैं तो फिर हम नेशनल इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को बालाए ताक रख देते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमने इससे पहले
काफी दफा ये प्रॉब्लम्स फेस। अच्छा, राइट। जनरल साहब, आपका भी ये ख्याल है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं और उनका भी इस अपॉइंटमेंट को लेकर कंसर्न है, वो भी कुछ ना कुछ अपनी फेवरेटिज्म को पसंद नापसंद को तरजीह दे रहे हैं, और अगर वो पिंडी का नाम दे रहे हैं, पिंडी पहुंचना है, तो वो सिर्फ इसी जेस्चर के थ्रू दे रहे हैं? देखिए, जो पिंडी का जो जिक्र हो रहा है वो तो मुझे ऑल्दो जैसे एक भाई ने कहा है कि पिंडी का एक बहुत सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे आर्मी का हेडक्वार्टर है, लेकिन पिंडी एक और पॉइंट है उससे भी इमर्ज होता है कि पिंडी इज पार्ट ऑफ रावलपिंडी इज पार्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, वेयर एज जो फेडरल बाउंड्री है वो उसके बाद शुरू होती है। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि अगर हम रावलपिंडी में कन्वर्ज करते हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस कम होगी, बजाय इसके कि हम वो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को लें और सीधा इस्लामाबाद की तरफ जाएं। मेरा ये ख्याल है कि कंसिडरेशन है जो कि कन्वर्ज कर गई है इस एस्पेक्ट के साथ के जनरल हेडक्वार्टर्स है और आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं रावलपिंडी में, तो इसको इस नजर से देखा जा रहा है कि शायद वो टारगेट हो रही है। मेरा ये ख्याल नहीं है। प्रेडोमिनेंट कंसिडरेशन ये है कि रावलपिंडी चूंकि पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आता है तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी until they reach फैजाबाद। राइट। अजीम चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो कि नए आर्मी चीफ के नाम आने से पहले पिंडी पहुंचना नहीं चाहते, इसीलिए वो इसी तरह से तारीख दे रहे हैं ताकि नाम पहले आ जाए फिर पहुंचे? उससे क्या फ़ायदा होगा नए आर्मी चीफ के आने से और उसके बाद पहुंचने से, उसके पहले पहुंचने से? ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा हमें। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जब कभी भी लॉन्ग मार्च हुआ तो आर्मी चीफ तो अपने होते पर मौजूद होते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आर्मी चीफ नहीं है और पाकिस्तान में ओहदा ही नहीं है और लोग लॉन्ग मार्च करें, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो पिंडी के रास्ते इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं, जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे। रवात से दाखिल होंगे तो एक ही सड़क है और पिटाई भी बहुत होगी। अगर वो फैजाबाद पे आएंगे या आईजेपी रोड पर आएंगे या तरनौल वाली साइड से आएंगे तो फिर उनके लिए कई रास्ते खुले होंगे। फिर पहाड़ियों से भी आने की बात सुनी जा रही थी, लेकिन कोर्ट्स के अंदर जो 35 पॉइंट डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में दिए हुए हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं करते तो फिर उनको इजाजत कैसे मिलेगी? अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये इजाजत देना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम तो ये है कि वो एक फैसला कर दे कि ये कुछ होगा, ये नहीं होगा, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत देनी है और उन्हीं ने इंतजाम करना है। कोई जज साहब आके तो वहां बैठेंगे नहीं। इन हालात में अभी ये बात थोड़ी सी वक्त से पहले है कि क्या इजाजत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फर्ज कीजिए इजाजत मिल जाए तो इजाजत तो मशरूत होगी और उस मशरूत इजाजत में अब पहले भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है और ये तो तहरीरी तौर पर एक पेपर जमा करवाया जाएगा एफिडेविट पे कि ये 35 नुकात हमने मंजूर किए हैं और इनको हम फुलफिल करेंगे। उनके मुताबिक कोई असला लेकर नहीं आएगा, कुछ देर से ज्यादा ये यहाँ ठहर नहीं सकेंगे, ये टाइम देंगे कि कितने बजे जलसा शुरू करेंगे, कितने बजे खत्म करेंगे। और अगर ये इस्लामाबाद में तशरीफ ले भी आए तो यकीन कीजिए जिस तरह इलेक्शन से 2 दिन पहले रात को 12 बजे कैंपेन खत्म होती है और 12:01 कोई कैंडिडेट नहीं होने देता, यही सूरत हाल होगी। अच्छा, नहीं, ठीक है अजीम चौधरी साहब, ये तो वो आपने कहा कि लॉन्ग मार्च का ये है कि वो करेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाना, नाम सामने आ जाना, उससे इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि वो नाम आने के इंतज़ार में ऐसा तासुर आ रहा है कि नाम सामने आ जाए तो फिर वो लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाएं और तब वो इस्लामाबाद या पिंडी पहुँचे। देखिए, मैं चाहता नहीं था ये फिक्रा कहूँ, अब आप दोबारा ये क्वेश्चन कर रही हैं। वो आने वाले आर्मी चीफ को वक्त से पहले मुतनाज़ करना चाह रहे हैं और इसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी होगी। उनको इस बात का शायद अभी इदराक नहीं है। वो पॉलिटिक्स के 26 साल की बात तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पॉलिटिक्स होती क्या है। ये सीखते सीखते इंसान सीखता है और इसमें जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी इसकी रमज़ें समझ में नहीं आती। वो अगर मुतनाज़े करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे और अगर वो आर्मी चीफ को मुतनाज़े नहीं करेंगे
और इत्मीनान के साथ हुकूमत के निज़ाम को चलने देंगे और उसी के तहत फौज का निज़ाम भी चलेगा, तो ये उनके अपने हक में भी बेहतर होगा। इमरान खान साहब एक टेक्निकल गलती कर रहे हैं और इस गलती का उन्हें बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। जी राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, हम वापस आएंगे तो क्या पिंडी पहुंचने से पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकता है? हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आ सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब पिंडी पहुंचे या ना पहुंचे, उससे पहले हुकूमत क्या सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की तारीख दे दे कि कब करेंगे, 1 महीने पहले कर लेंगे ड्यू डेट से, या 2 महीने या 3 महीने पहले, एटलीस्ट डेट आ जाए, करें या ना करें वो भी बाद की बात है। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने करवाना है तो वो उसके बाद के क्या होता है, लेकिन इस वक्त डिस्पर्स हो जाए ये मैटर और लॉन्ग मार्च, क्या हुकूमत ये कदम उठा सकती है? सलमान आबिद साहब, आपका क्या कि इमरान खान पहुंचे ही नहीं पिंडी, हुकूमत ये अनाउंस कर दे कि भाई हमने इंतखाबात की तारीख दे दी है, हुकूमत ये फैसला कर सकती है? कि बज़ाहिर तो इस वक्त हुकूमत जो है और उनके इत्तेहादी जिसमें फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो तो बिल्कुल इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है और बड़ी वजाहत कर चुके हैं कि इंतखाबात जो हैं अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। और ये भी कह चुके हैं कि इमरान खान हमसे डेट देना चाहते हैं तो ये डेट हम दे देते हैं अक्टूबर 2023 की, उसके ऊपर इत्तेफाक कर लें। अच्छा, अब देखिए ये हुकूमत का मौक़िफ़, एक मौक़िफ़ इमरान खान का है कि वो चाहते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई में इलेक्शन करवा दिए जाए। अब इसमें बुनियादी तौर पे एक ब्रिज के तौर पे अगर कोई रोल होगा तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट का ही हो सकता है। यानी अगर इमरान खान अपनी छत से नीचे नहीं आते तो और हुकूमत भी अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ी रहती है तो फिर कोई मफाहमत का रास्ता जो है वो तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ही निकाल सकती है अगर निकालना चाहती है। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती तो फिर मुझे नहीं लगता कि अर्ली इलेक्शन कैसे हो। एक बात तो ये है, अब देखना सिर्फ ये है कि इमरान खान कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद एंटर होते हैं और कितना बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है हुकूमत पे। आपने देखा कि पहले भी हुकूमत के अंदर से कुछ लोगों ने कहा कि जब रिजीम चेंज के बाद 25 मई के करीब हमने ये तय कर लिया था कि हम इंतखाबात करवा देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि इस्लामाबाद आ गए थे इसलिए फिर हमने तय किया कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम अपनी कंटिन्यू पोजीशन लेके चलेंगे। और हुकूमत को ये भी पता है कि इस वक्त इलेक्शन कराना उनके हक में नहीं है क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो उनके हक में नहीं है। इस वक्त तो पॉपुलैरिटी इमरान खान के पास है, तो इसलिए वो ये चाहेंगे कि अक्टूबर तक उनको टाइम मिले और वो थोड़ा सा इकोनॉमिक सिचुएशन को रिवाइव करें। पता नहीं कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते क्योंकि कोई ऐसी जादूगरी तो हमें नजर नहीं आ रही। चाहे कि सलमान आबिद साहब हुकूमत भी इस वक्त कोई इंकलाब आ सके इकोनॉमिकली, तो मुझे लगता है कि ये सारा फैसला जो है ना ये डिपेंड करेगा कि जो पसे पर्दा डायलॉग चल रहा था एस्टैब्लिशमेंट का, इमरान खान का और हुकूमत के अंदर से भी कुछ लोग शामिल थे, उनके अंदर अगर इत्तेफाक होगा तो शायद इलेक्शन की बात होगी। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की फेवर में नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत जिस दलदल में फंस चुकी है, मईशत जो तबाही का मंजर पेश कर रही है, हुकूमत तो चाहेगी कि जान छूट जाए, किसी लॉन्ग मार्च से छूट जाए, कोई इंटरवीन करके छुड़ा दे, क्योंकि सियासी नुकसान तो उनको दिन ब दिन मजीद बढ़ेगा। आप बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है और इमरान खान भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट से कह रही है जी आपने इमरान खान से निपटना है, हमने नहीं निपटना। और इमरान खान कह रहे हैं कि जी आपने हमें डेट देनी है, हमने हुकूमत से डेट थोड़ी मांगनी है। तो दोनों की नजरें तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। अब देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर इन मामलात में कोई रोल प्ले करना चाहे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब अपना ये डिमांड मनवा सके। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद लेके आते हैं तो फिर सिनेरियो क्या डेवलप होता है वो बात का मंजर ना। जी ठीक है, जनरल साहब आपकी क्या राय है कि क्या फिर इस्टेब्लिशमेंट को ही आखिर दोनों को बिठा के कोई ना कोई तारीख पर इत्तफाकी राय कायम करना होगा और इलेक्शन की डेट सामने लेकर आनी होगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कितना ये पैराडॉक्सिकल है कि एक तरफ तो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो सर जोड़कर बैठ जाते हैं और एक एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन को भी पॉलिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन आर्मी चीफ होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ उनका ये हाल है कि वो अपने मसाइल खुद हल नहीं कर पाते। पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन पार्लियामेंट अपने मसाइल खुद नहीं हल कर पाती। पार्लियामेंट बिल्कुल फेल हो रही है इस प्रोसेस में। हमेशा उन्हें अपने शोल्डर के ऊपर से देखना पड़ता है कि कोई और आ जाए जो हमारे मसलों को हल कर दे। एक तरफ वो इतने बड़े काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे इतने ये काम भी नहीं होते जो उनके अपने अंदर के मसाइल हैं।
तो इन चीजों को देखते हुए तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सब जो है वो अपनी अना और अपनी जिद के विक्टिम बने हुए हैं और मुल्क जो है वो हिजादी कैफियत में है, अभी से नहीं बल्कि पिछले 6-7 माह से। और ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू रहेगा अगर किसी ने अगर सेंस डजंट प्रिवेल कि हमने कंट्री का सोचना है। जो भी हमारी परसूट होती है उसमें हमारी कुछ रेड लाइंस होनी चाहिए कि ठीक है मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मेरा पार्टी इंटरेस्ट है, लेकिन ये लाइन है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मेरा नेशनल इंटरेस्ट इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। वो हम लाइन नहीं ड्रॉ करते। हम कहते हैं मैंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट अचीव करने हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। जो हालत नजर आ रही है इकोनॉमी की, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इलेक्शन आज हो, कल हो, अक्टूबर में हो, मार्च में हो, मौजूदा हुकूमत को कोई उससे रिस्पाइट मिलने वाला नहीं है। बिकॉज ये बहुत छोटा पीरियड है कि जिसमें वो चाहें कि जी हम पता नहीं किस तरीके से जो है वो तो हुकूमत भी तो इस वक्त फिर चाहेगी, वही बात है कि हुकूमत भी तो चाहेगी कि इससे जान छुड़ा ली जाए और इलेक्शन में जाया जाए। बस हुकूमत के लिए वो हड्डी बनी हुई है, जो मसला बना हुआ है, जो कि ना वो निगल सकती है ना वो उगल सकती है। लेकिन ये है कि एक तरफ उन्हें ये फिक्र है कि अगर हमने इमरान खान की बात मान ली तो उसको मजीद पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। वो एक जिद है, वो या ना का मसला है। लेकिन ये कि सारे प्रोसेस में जो है ना वो मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये मुल्क अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। अभी जो हम पढ़ते हैं कि जी वो जो फिगर है प्रोबेबिलिटी की 80 पे पहुंच गई है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के, अल्लाह ना करे वो स्टेज आए। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हम अपनी अना और अपनी जात की खातिर मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। राइट। अजीम चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि इस जैसी हुकूमत चल रही है, ना कोई डिलीवर करवा पा रही है, सियासी नुकसान उठा रही है, उस वक्त ये सर पे तलवार लटक रही है कि लॉन्ग मार्च आएगा, मुल्क के लिए कितना मजीद नुकसानदेह साबित होगा, तो हुकूमत यहाँ पर आके जान नहीं छुड़ाना चाहेगी कि इंतखाबात की डेट दे दे, वो भी सियासी तौर पर आए मैदान में और वहाँ पर वो आवाम को बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। विक्टिम तो वो भी बन जाएगी अगर हुकूमत को इस वक्त रुखसत किया जाए तो। मैं दो चीजें आपको सराहत के साथ गुजारिश करता हूँ। एक तो ये कि 2.5-3 महीने पहले आर्मी चीफ ने बजाते खुद मोहतरम इमरान खान साहब पर कुछ चीजें वाज़ेह कर दी थी। उसमें एक चीज ये भी थी कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। दूसरी ये चीज थी कि कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। तीसरी चीज ये थी कि अमन अमान को खराब नहीं करने दिया जाएगा। अब अगर इन 3 चीजों पर हम 3 दिन भी बहस करना चाहें तो हम इनकी डिटेल्स और जुजियात में जा सकते हैं। दूसरा ये कि हुकूमत को इंतखाब करवाने की जल्दी क्या है, ये असेंबली की मियाद होती है, हुकूमत की मियाद नहीं होती आईनी तौर पर। असेंबली की मियाद 5 साल है। अगर इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए तो उनको असेंबली में आना पड़ेगा, और अगर वो असेंबली में नहीं आएंगे और इसी तरह इंतखाब चाहेंगे तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो लगने हैं, इमरान खान साहब फिर उस पर शोर मचाना शुरू कर देंगे। इंतखाब पाकिस्तान में जरूरत है, लेकिन ऐसे इंतखाब की जरूरत है कि जिस पर उंगली ना उठ सके। पॉलिटिशियन का ये असूल होता है कि एक चीज ले ली जाए और उसके बाद दूसरी के लिए कोशिश की जाए। इमरान खान साहब पाकिस्तान में आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगवाना चाहते थे, नहीं लगा। इमरान खान साहब DGI अपनी मर्जी का लगवाना चाहते थे, वो नहीं लगा। इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का लगवाना चाहते थे, वो नहीं लगा। इमरान खान साहब जाने क्या क्या कुछ अपनी मर्जी का करवाना चाहते थे, वो नहीं लगा। और इमरान खान साहब पर अब जो केसेस आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनसे उनको निजात हासिल करना कोई आसान नहीं होगा। बाकी रह गई पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत लोगों की बहुत ज्यादा हुई। किसी जमाने में ताहिर काजी साहब की भी बड़ी पॉपुलैरिटी थी, वो इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहे। मैं इस तरह आपको और मिसालें भी दे सकता हूँ। किस जमाने में सरदार उसकी खान अब्दुल कयूम खान की बहुत पॉपुलैरिटी थी, 40 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला था। कहाँ है? पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर इंतखाब नहीं हुआ करता। इंतखाब के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और उसी डायनामिक पर अगर इंतखाब लड़ा जाए तो इंतखाब जीता और हारा जाता है। नारों की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर और इस तरह की कैंपेन के नतीजे में मुल्क तबाह तो हो सकता है, मुल्क इलेक्शन के नतीजे में बेहतर नहीं हो सकता। और खान साहब हमें वो इकोनॉमिक प्रोग्राम दे दें
कि जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, पाकिस्तान की सियासत को ठीक करेंगे, पाकिस्तान की सफारत को ठीक करेंगे, तो हम भी मुतमईन हो जाएं, हम भी अपनी सोच के जाविये को तब्दील कर लें कि खान साहब अब असद उमर की बजाय नहीं, किसी अली बेजीमदान की बजाय पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को चलाएंगे। हफीज शेख नहीं आएगा, अहमद अजहर नहीं आएगा, शौकत सलीम नहीं आएगा। ये 4 तो नाकाम हुए पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के हवाले। लेकिन अजीम चौधरी साहब, मैं आपको बता देती हूँ, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो वो कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी तरफ अगर आप अवामी सतह पे देख लें कि वो आके क्या करेंगे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं आलू प्याज की कीमतें तो बताने नहीं आऊंगा, फिर बाकी क्या करने आएंगे वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो एजेंडा बता सकते हैं। सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब कहते हैं आप तो जी एक फिक्र जी 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 बिल्कुल, बच्चों के लिए झुंझुना होता है, फिर इमरान खान साहब वो झुंझुना लेकर सड़कों पर चलेंगे। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को अभी कोई सियासी फायदा हो सकता है किसी तरह से भी, क्योंकि एक तरफ तो बहुत सारे केसेस उनके सामने आ रहे हैं अजीम चौधरी साहब, उनसे भी जान छुड़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जो रास्ते उन्होंने चुन लिए। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ बड़े जलसे नहीं किए, बल्कि जुलाई और अक्टूबर के इंतखाबात भी हुए हैं, और उसमें जितना बड़ा सेटबैक उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया है, तो मसला महज बड़े जलसे करना नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अपनी बात मनवाई है। कल तक तो हम इमरान खान को कहते थे ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, सहारों पे खड़ी है, लाडले हैं, तो अब जुलाई और अक्टूबर के जो इंतखाबात में तो वो किसी सहारे के ऊपर नहीं थे। उन्होंने पीएमएलएन के अपने गढ़ में शिकस्त दी है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा। इमरान खान का मुकाबला आप अगर ताहिर कादरी के साथ करेंगे और उनके साथ करने की और दूसरे लोगों से करेंगे, तो ये दुरुस्त तजिया तो नहीं होगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर इतनी ही गिर गई है तो इंतखाबात हुकूमत तो एक दिन में करवा देगी। हुकूमत को भी पता है कि इस वक्त इमरान खान कहाँ खड़े हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर तो इंतखाबात नहीं होंगे ना, अगली इंतखाबात तो होंगे बुनियादी तौर पे जब हुकूमत तय करेगी या कोई उसमें बैठ के कोई मफाहमत का रास्ता निकाला जाएगा, तो वो जब हुकूमत चाहेगी वो तो हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स प्लान की बात की है अजीम चौधरी साहब ने, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के पास कोई इकोनॉमी का प्लान नहीं है। ये जो पाकिस्तान के तजर्बाकार हुक्मरान आए थे, जो इस वक्त हुक्मरान है, जो हमें बताया करते थे कि हम इमरान खान से ज्यादा तजर्बाकार हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा विजन है, हमने उनकी भी 8 माह की हुकूमत देख ली है और उससे पहले भी हुकूमतें देखते रहे। यानी इसाक डार साहब लंदन से चलने से पहले कह रहे थे कि मैं आऊंगा और एक ऐसी डुगडुगी बजाऊंगा कि डॉलर जो है वो 180 तक आ जाएगा। अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं IMF से अपनी शराइत पे बातचीत कर लूंगा, वो भी नाकाम हो गई है। तो बात यह है कि ये मसला सिर्फ इमरान खान की नाकामी का तो नहीं है, इकोनॉमिक्स की नाकामी तो पाकिस्तान के हर हुक्मरान तबके की रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जब आपने IMF की शराइत के ऊपर इकोनॉमिक्स चलानी है, तो फिर आपकी हुकूमत का क्या प्लान हो सकता है सिवाय ये कि मैनेजमेंट करेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का मसला है, वो उसका मसला इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है, बल्कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक्स में करनी है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि वो सबसे पहले जब इक्तिदार में आएंगे तो वो आ जाते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स रिफॉर्म करने की बजाय IMF पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। वो अभी मेजर जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, अब इनको 8 माह दे दें आप, 8 माह में जो भी ये कुछ करना चाहते हैं कर लें। अक्टूबर का जब इंतखाब होगा अगले साल, तो वो भी मैदान खुला ही है ना, उसमें पता चल जाएगा कि PMLN कहाँ खड़ी है और बाकी जमातें कहाँ खड़ी है, और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो भी पता चल जाएगा कि 8 माह में कहाँ खड़ी है। तो मैदान तो खुला है। जब जाहिर है कि जब इक़्तिदार बेस्ड सियासत होगी और जबकि जाहिर है कि आपके जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर तरजीह नहीं दी जाएगी, तो मामलात जूं के तूं रहे को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा, आम आदमी को नुकसान होगा। इस पर सबको सोचना चाहिए, ना कि अपने सिर्फ ज़ाती ना फ़ायदे और इक़्तिदार के लिए सब फैसले करें सियासी जमातें। इसके ऊपर बात करनी होगी, कुछ ना कुछ बैठना होगा, लेकिन इसके लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, अजीम चौधरी साहब, मेजर जनरल समरे सालिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।